सलाम एंड वेलकम टू नाजुक मोर। मेरा नाम अंबर रहीम शमसी है और मेरे साथ हस्ब मामूल है मेरे को होस्ट उजैर यूनिस। और एक साल से पाकिस्तानी सियासत में इतना कुछ चल रहा है कि जब एक दो दिन थोड़ा सा जब आपके पास खबरें कम हो जाती हैं तो थोड़ी सी बोरियत भी हो जाती है। तो ये थोड़ी सी एक खबरों की और मेरे ख्याल में क्राइसिस, बहरान और नाजुक मोड़ की एडिक्शन है, जो मैं समझती हूँ, क्योंकि मैं सहाफी रही हूँ, मुझे तो छोड़ती नहीं है। लेकिन काफी कुछ मेरे ख्याल में कि अहम खबरें गुज़िश्ता कुछ दिनों में सामने आई हैं। आज की बड़ी खबर, इसमें कोई शक नहीं है कि परवेज खटक साहब ने अपनी जमात का ऐलान कर दिया है, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस। उस पर बात करेंगे। इसके अलावा आर्मी चीफ ने ईरान का दौरा किया, आज को कमांडर्स की मीटिंग थी, उसमें अफगानिस्तान, ईरान और स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है उसके हवाले से भी बातचीत हुई। और एक अदालत की तरफ से उसी के, मैं कहूंगी कि उससे मुंसलिक एक और खबर है जिसपे हम डिस्कशन करेंगे। और फिर विनर्स और लूजर्स उजैर के कुछ मुख्तलिफ हैं और मेरे मुख्तलिफ है। पता नहीं उजैर का स्पोर्ट्स वाले हैं या नहीं है, विल फाइंड आउट एट द एंड ऑफ द शो। बट उजैर, जस्ट अ लिटिल बिट ऑन परवेज खटक। परवेज खटक साहब, आपको याद होगा कि उन्होंने ओहदा अपना छोड़ा था पार्टी का। और ये भी आपको याद होगा कि जहां आपको बहुत जल्द पंजाब में अलहदगियां और उनके ऐलानात नजर आने शुरू हुए थे, एक आखिरी जो गढ़ था, जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का उनका ओरिजिनल, मैं कहूंगी, कंस्टिट्यूएंसी थी, वो खैबर पख्तूनख्वा थी। और वहां एक बड़ा फैक्टर परवेज खटक साहब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी रहा है, एच सोनियन भी हैं, और डिफेंस मिनिस्टर भी रहे इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में, और से कबल खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं। बट सैवी पॉलिटिशियन, उनकी अपनी एक डायनेस्टी भी है। और अगर हम कह सकते हैं, जो बहुत सारे मेरे ख्याल में खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखने वाले सहाफी, कि अगर वहां कामयाबी किसी की थी, वो इमरान खान की कार्रवाई थी, साहब की थी। लेकिन इमरान खान उनसे उन पर इतना एतमाद भी नहीं करते थे। परवेज खटक साहब को डिफेंस मिनिस्ट्री नहीं चाहिए थी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के दौरे हुकूमत में। वो चीफ मिनिस्टरशिप भी दोबारा भी चाह रहे थे, फिर और भी ओहदे चाह रहे थे, लेकिन उनको हासिल नहीं हुए थे। ही वुड बी ट्रॉटेड आउट व्हेनेवर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ नीडेड मोर सॉर्ट ऑफ ओल्ड स्कूल पॉलिटिशियन, जो नेगोशिएशन करना जानता हो, लेन देन की सियासत जिसको कहते हैं वो जानता हो, तो वो नेगोशिएशन में एक्टिव हो जाते थे। लेकिन otherwise very much behind the scenes. In fact, if you compare him to the current defense minister Khaja Asif, जो हर वक्त दूसरे दिन उनकी कोई ना कोई बयान सामने आता है and sometimes gets him into trouble as well. परवेज खटक साहब kept very low key. जब बहुत सारे दूसरे सियासतदान ने ऐलान किया था, असद उमर साहब, कि वो छोड़े, असद उमर, शाह महमूद कुरैशी और परवेज खटक साहब ने सिर्फ अपने ओहदे छोड़े थे। ये वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, आपको याद होगा उज़ैर, जब काफी एंटिसिपेशन थी, देर रात को थी, असद कैसर साहब भी साथ थे जो नहीं बोले थे। और इट वाज वन ऑफ द ब्रीफेस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंसेज आई थिंक, जो ये सारी एक सिलसिला जारी रहा था, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अलहदगी का इजहार कर रहे थे या कह रहे थे कि वो सियासत छोड़ देंगे। नाउ क्योंकि वहां कुछ दाल पकनी थी, अब इस वक्त शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान कर दिया है कि 14 अगस्त को असेंबलियां तहलील हो जाएंगी, यानी कि जो मुद्दत है असेंबलियों की, वो अपनी मुद्दत पूरी नहीं करेंगी। इसका ये मतलब है कि इलेक्शन 60 दिन के बजाय 90 दिन में होंगे, यानी कि नवंबर की डेट को हम देख रहे हैं। दूसरी तरफ मैं कहूंगी कि अगर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस, जो खैबर पख्तूनख्वा में परवेज खटक साहब ने अब इस्टेब्लिश की है, दूसरी तरफ जो इस्तेहकाम में पाकिस्तान है, जो जहांगीर तरीन लेड, अलीम खान लेड एक ऑल्टरनेटिव पॉलिटिकल पार्टी है, इंजीनियर्ड पॉलिटिकल पार्टी है, मैं सॉरी अंबर, वो हंसने लग गया क्योंकि आईपीपी का नाम सुन के हंसी आ जाती है इस पार्टी का नाम। आपको आपको सर्कुलर डेट याद आ जाता होगा, क्योंकि सियासत में भी यही एक सर्कुलर डेट चलता रहता है, ये कर्जे चलते ही रहते हैं, वही लोग यूं घूमते रहते हैं। आईपीपी तो को गारंटीड आरओई भी दिया जाता है अंबर, तो इनको पता नहीं क्या गारंटी किसने दिया है, हाँ, तो लेकिन जहांगीर तरीन को नहीं मिला था, जहांगीर तरीन को नहीं मिला था, तभी तो वो फिर अलग अलग हो गए। बट एनीवे, दैट्स अनदर स्टोरी। वेरी ब्रीफली, आई मीन, आई थिंक जो एक आखिरी गढ़ था वो खैबर पख्तूनख्वा था। परवेज खटक साहब ने ऐलान कर दिया है। आई थिंक ये एक साइन है कि अगेन कॉन्फिडेंस नहीं अभी पंजाब में, या इमरान खान के खात्मे, या टू कंटेन द इमरान खान प्रॉब्लम।
and it is in preparation, hopefully, for a November election. I'm going to stop there because there's a lot more I can talk about, but I want to sort of you to talk a little about it. कुछ याद मुझे आ गई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस की, जो मुशर्रफ के दौर में 2002 में अमीन फहीम ने कायम की थी, जिनको बेनजीर भुट्टो साहिबा अंकल्स भी कहती थी, और वो साइड लाइन हो गए थे जब बेनजीर भुट्टो साहिबा की शहादत हुई और जरदारी साहब वाज असेंडेंट. But I'm going to stop there. थैंक यू फॉर दैट ओवरव्यू अंबर. और परवेज खटक की अनाउंसमेंट का इंतज़ार तो काफ़ी टाइम से काफ़ी लोगों को था. शो कॉज नोटिस भी इशू हुए थे पार्टी से, उनको जो है वो निकालने का ऑर्डर, या शो कॉज नोटिस के बाद कुछ और भी अपडेट आई थी, आई फॉरगेट. एक तो ये बड़ा होता है कि इतनी सारी डेवलपमेंट्स होती हैं. आपने वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया तो मुझे थोड़ा टाइम लगा याद करने में कि कौन सी वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, क्योंकि इतनी सारी हुई हैं. तो अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का फॉर्मूला भी मेरे ख्याल में अबैंडन कर दिया गया. एक इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें पूरी डेवलपमेंट में जो मुझे नज़र आई, वो ये कि उन तस्वीरों में जो 57 के करीब मेरे ख्याल में लोग थे जो शामिल हुए पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस में, उनमें से कुछ ऐसे थे जो मैंने कंफर्म खुद भी किया कि जिनको पिछली रात ही उठाया गया था, लॉकअप में डाला गया था किसी केस के अंदर, और वो आज मौजूद थे परवेज खटक के साथ. तो बड़ा तेजी से इंसाफ हुआ कि उन्होंने मेरे ख्याल में जब जैसे ही इनविटेशन एक्सेप्ट की, दावतनामा एक्सेप्ट किया, तो वो लॉकअप से भी छुड़वा दिए गए. तो ये देखें किस तेजी से काम होते हैं इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में. आई थिंक ये जो डेवलपमेंट है, आई एग्री विथ यू अंबर, के वो जो लास्ट फोर्ट्रेस थी, फोर्ट्रेस के पीके, वो भी अब खान साहब की नहीं रही. एंड अगेन जो मैप बन रहा है वो मुझे तो एटलीस्ट लगता है कि ये डिफरेंट ग्रोहों को आपस में खड़ा किया जाएगा इलेक्शन में, ताकि जो सेलेक्टर हैं वो आसानी से चूज कर सकें. और अगर सेलेक्ट जो टीम हो उसमें से अगर कोई खिलाड़ी आंखें दिखाए या शोएब अख्तर की तरह गए कि मैं अपनी स्ट्रेटजी पे खेलूंगा, तो फिर शाहीन शाह अफरीदी भी पीछे खड़े हों कि उनको हम ला सकते हैं टीम के अंदर आपको ड्रॉप करके, तो शोएब अख्तर भी लाइन में रहे इस तरह. तो यही नक्शा खींचा जा रहा है. जो एक इंटरेस्टिंग रिलेटेड पॉइंट था अंबर इससे, वो सलीम साफ़ी साहब ने इंटरव्यू किया मोहसिन बेग का. जो लोग नहीं जानते मोहसिन बेग को, वो काफ़ी कनेक्टेड खिलाड़ी हैं, अंदर की बात जानते हैं, आसिम मुनीर साहब के भी बड़े करीब हैं. उनकी एक फेमस वो सी तस्वीर तस्वीर आपको भी है. याद होगी उजैर, जो उनकी आसिफ मुनीर साहब के साथ आई थी. बिल्कुल बिल्कुल. तो उन्होंने इंटरव्यू में दो तीन इंटरेस्टिंग बातें की जो मुझे इससे कनेक्टेड लगती हैं. एक तो उन्होंने कहा कि पीटीआई जो है, खान साहब की पीटीआई, वो इलेक्शंस के रिजल्ट्स में दूरबीन से देखना पड़ेगी, उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए. तो क्लियर, अगेन वेरी क्लियर सिग्नल के क्या होने वाला है इलेक्शंस के अंदर. अगर कोई समझता है कि ये गैर जानिबदार आज़ाद जो हैं इलेक्शंस होंगे, इंतखाबात होंगे, तो देर मिस्टेकन. और उन्होंने एक और बात ये की कि कमेंट करने से गुरेज किया कि इलेक्शंस के बाद क्या होगा, क्योंकि सलीम साफ़ी साहब ने उन्होंने कहा कि लोग पहले भी बेनज़ीर साहिबा के बारे में कहते थे, नवाज शरीफ के बारे में कहते थे, खात्मा हो गया. मुशर्रफ साहब फेमसली सेड इट, बट देन इट वाज द सेम जनरल मुशर्रफ हु देन ब्रॉट देम बैक इन और उनको एनआरओ दिया. तो वो इंटरेस्टिंग बात उन्होंने की जो कनेक्टेड है इस सारे खेल से. अब आखिरी जो चीज़ उन्होंने इंटरेस्टिंग की जो कि इलेक्शन से लिंक्ड है, वो ये कि 25 जुलाई को सेंसस के रिलेटेड एक काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग है. अगर वो रिजल्ट्स नोटिफाई हो जाते हैं, अप्रूव हो जाते हैं, तो फिर डीलिमिटेशंस का प्रोसेस होगा, और डीलिमिटेशंस के बगैर इंतखाबात आईनी तौर पे नहीं हो सकते. तो उनका ये असेसमेंट था कि अगर ये अप्रूव हो जाते हैं तो फिर इलेक्शंस अगले साल फरवरी मार्च में होंगे. तो ये जो एक फीलिंग है अंबर, काफ़ी लोगों में, मैंने भी कुछ लोगों से बात की है, आपने भी की होगी, कि एवरीवन इज नॉट श्योर कि इलेक्शन नवंबर में होना है. तो अभी भी काफ़ी टाइम, काफ़ी मैच बाकी है, और हो सकता है कि जिस तरह पंजाब और केपीके के केयरटेकर सेटअप्स एक्सटेंड किए गए गैर आइनी तौर पे, क्योंकि आइन में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, उसी तरह इस्लामाबाद के केयरटेकर सेटअप को भी किसी क्रिएटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के तौर पे की एक्सक्यूज लेकर एक्सटेंड किया जाए. और अगेन एक्सटेंशंस पे ये पूरा मुल्क चलता है, तो अब ये भी एक्सटेंशन ठीक ही सही अगर होनी है तो. Yes, I think that's the important point that you now need to lead to. देखिए,
again, I think what to do with Imran Khan is obviously paramount right now. उससे कबल आपका IMF डील और मईशत थी. आपको नजर आ रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन मोड में जा चुके हैं. इसलिए क्योंकि नवाज लीग जो है वो लैपटॉप बांट रही है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची को ठीक करने की कोशिश कर रही है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, आई थिंक द की क्वेश्चन इज कि अब आप देखें कुछ some important dates just as a reminder. आई थिंक वी नीड टू ले बेट्स के इलेक्शंस वाकई नवंबर में होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि जैसे आपने कहा, मैं भी हाल ही में इस्लामाबाद से होके आई हूँ और अभी भी जो डिलिमिटेशन का इशू है उसको लेकर हो सकता है कि इंतखाबात में ताखीर हो और फरवरी मार्च तक की बात की जा रही है. अभी आज ही MQM पाकिस्तान के जो कन्वीनर हैं खालिद मकबूल सिद्दीकी, उन्होंने बहुत मजम्मत की है. कहा है कि 2017 के जो सेंसस है उसकी बुनियाद जो डिलिमिटेशन हुई है उस पे तो इलेक्शन नहीं हम कर सकते, हम करवा सकते हैं. लेकिन हमें ये भी मालूम है कि MQM पाकिस्तान की का मौकफ, वो कहते तो बहुत कुछ है लेकिन कमजोर भी है, इसलिए क्योंकि वो जब उनकी जरूरत पड़ती है तो वो फिर सामने बिछ भी जाते हैं. सो आई नो they've taken a principled position, they've gone to the courts, but their pattern also is not very compelling. दूसरी तरफ हमें देख रहे हैं कि सदर आरिफ अलवी हो, उनका टेन्योर खत्म हो जाएगा. करंट आर्मी चीफ उमर अता बंदियाल साहब जो पॉपुलेशन के मेरे ख्याल में अपनी लेगेसी को पुख्ता करने के लिए, वो पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए उसको सिंपोजियम्स को लीड कर रहे हैं, उनका टेन्योर खत्म हो जाएगा. फिर आप देखें कि IMF के डील की भी एक मुद्दत है, आई बिलीव उसका जो खात्मा होगा, अभी अभी दस्तखत हुए हैं, SPA आई बिलीव मार्च में होंगे, खत्म हो जाएगा. So we have to keep all of these factors in mind, and then obviously again इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अभी तक the military has been wary of finally really going after him, and I know a lot of people will get upset with me, लेकिन अगर इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट्स के जरिए उनके कुछ होना होता उनके साथ, तो वो अब तक हो चुका होता. सो यू डू सी स्लाइट रिलक्टेंस. इसीलिए ये जो छोटी छोटी जमातें हैं इनकी क्रिएशन जरूरी बन रही हैं, ताकि वो वाला जो एक एक्सट्रीम स्टेप है वो ना लेना पड़े. So I think that even now maybe we can take bets. I think इस वक्त as of today, मैं बात कर रही हूँ 17 जुलाई तकरीबन 9 बजे है रात के, I would say कि 70% चांस है कि नवंबर में इलेक्शन हो. लेकिन this is Pakistan and anything could happen, and maybe that 30% chance of February, March or even longer, maybe it increases if the problem of Imran is not dealt with. ये प्रोबेबिलिटी वाला मैप जो है ना अंबर, ये वही क्रिकेट में विन विज चल रहा होता है, तो कभी वो 90% कहता है और वो एक्यूरेट ज्यादातर होता नहीं है, चेंज हो जाता है. तो वक्त बदलते हुए देर नहीं लगती. आपने एक्सटेंशंस की बात की कि इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स की भी बात की, तो एक उसमें मैं ऐड कर दूं कि जनरल नदीम अंजुम की टेन्योर जो है ISI चीफ, वो भी उस पर भी बात हो रही है कि वो भी शायद एक्सटेंशन उन्हें मिल जाए बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशंस ही हैज मेड टू द कॉज. तो वो भी देखना जरा इंटरेस्टिंग होगा. लेकिन ऑन अ लाइटर नोट, मे बी ऑन अ मोर सीरियस नोट, सुनने में आया अंबर कि परवेज खटक ने एक वजह ये भी बताई है कि उन्होंने कहा कि खान साहब को आलू वाली बिरयानी पसंद है, तो चरसी टिक्का और काबुली पुलाव ने क्या गुनाह किया था. तो उन्होंने कहा कि उस हिसाब से हम जो है पार्टी छोड़ रहे हैं, अपनी पार्टी बना रहे हैं. तो मैं तो टीम आलू बिरयानी हूं अंबर, आप बता दें आप टीम आलू बिरयानी हैं कि नहीं, और अगर खान साहब आलू बिरयानी को नेशनल डिश बना दें तो वोट देंगी आप PTI को? देखिए, ये आप कराची वाले कह सकते हैं टीम आलू बिरयानी है. टू बी ऑनेस्ट, मुझे दोनों पसंद है, क्योंकि मेरा बहुत वक्त नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान में, यानी कि इस्लामाबाद, लाहौर, बहुत पेशावर में गई हूँ, चरसी टिक्के भी खाए हैं. सो आई रियली लाइक माई पुलाव एंड माई चरसी टिक्का एज वेल. लेकिन आलू बिरयानी की वाकई कोई स्पेशल बात है. एंड द रीजन इज बिकॉज माई पप्पो वाज मैरिड इनटू अ फैमिली इन कराची, तो वो सिंधी बिरयानी बहुत बनाती थी, which is really delicious and it's very different from what we used to have made at home. So I love aloo biryani. I'm a centrist, I guess. वो गाली, बहुत लोग गाली समझते हैं. सेंटर्स जो हैं वो गाली समझा जाता है. अच्छा, आलू के हिसाब से तो मैंने तहकीक की है इस टॉपिक पे. बिरयानी मेरा भी एक पैशन है एक तरह से खाने पीने के आपको तो मामले होगा में. कराची वालों का, मतलब नहीं, बिरयानी के लेकिन अलावा भी और बिरयानी चीजें. बिरयानी के पुलाव तो अंदर देखिए, अंबर
अंबर आलू का जो इस्तेमाल है वो ओरिजिनली बंगाल में होता है, और बंगाल की जो बंगाली बिरयानी है उसमें पूरा आलू डाला जाता है, काटे हुए बगैर। तो अब वो मैं उस ये लेवल तक तो पहुंच गया हूँ कि बंगाल में ओरिजिनली आलू डाला गया, लेकिन अब वो बंगाल से कराची और फिर कराची ये कल्चर का हिस्सा कैसे बना, इस पे जो है थोड़ी तहकीक करना पड़ेगी। तो अगर कोई फूड व्लॉगर सुन रहे हैं तो ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपके लिए रिसर्च करने का, कि बंगाल से क्या किस तरह कराची में ये बनी। ऑब्वियसली कनेक्ट है दोनों इलाकों का, लेकिन एग्जैक्ट किसी को नहीं पता कि कहाँ से आया। लेकिन पुलाव अच्छा है, Oh, बिरयानी इज बेटर। well, I mean, it depends on what your mood is, right? I mean, if you करेक्ट। want something rich and spicy and really filling, and has a real punch, then बिरयानी और आलू के साथ तो बहुत ही मजेदार होती है। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा सटल फ्लेवर चाहिए, आपको साथ में कुछ अच्छे तिक्के कबाब चाहिए, थोड़ा रायता चाहिए, तो फिर मेरे ख्याल में पुलाव इज आल्सो इनक्रेडिबली सोफिस्टिकेटेड, और उसमें आपको वेरिएशंस भी नजर आती हैं। मटन इज अ डिफरेंट फ्लेवर, बीफ आपको पंजाब में थोड़ा प्याज ब्राउन ज्यादा करते हैं, जैसे मेरी अम्मी बनाती हैं। लेकिन दूसरी तरफ अफगान का जो पुलाव होता है उसमें आपको फिर देन you have a little sweetness to it with the raisins and the carrots and things like that, and and the preferred meat would be obviously lamb and mutton. So I mean, really mood पे depend करता है। अच्छा, ये लिसनर्स के लिए भी सवाल है वैसे। एक मेरा दोस्त ये कुछ हफ्ते पहले पूछ रहा था एक और ग्रुप पे कि व्हाट्स द ओनली डिश दैट कुड यूनाइट ट्रूली यूनाइट द सब कॉन्टिनेंट, और मेरा जवाब था और काफी लोगों का जवाब था बिरयानी। क्योंकि आप असम चले जाएं, बंगाल चले Yeah. जाएं, वहाँ बिरयानी मिलेगी, दिल्ली में मिलेगी, पेशावर में मिलेगी। आई डोंट थिंक एनीथिंग कम्स क्लोज टू इट, बट मे बी इन द कमेंट्स पीपल कैन You टेल know अस व्हाट why? दे You know थिंक। why? What I think, I actually would disagree. I would think it's a samosa. हम्म, दैट्स अ गुड Less पॉइंट। controversial. That's less controversial. Um, is universally loved. There's even a song about it. Or yeah, I would, my vote would be for a samosa. चलें, टीम समोसा वर्सेस टीम बिरयानी कमेंट्स में शेयर करें। अब आगे बढ़ते हैं हमारे बाकी सीरियस टॉपिक्स पे। तो अंबर, इस हफ्ते एक और डेवलपमेंट ये हुई कि आर्मी चीफ साहब जो हैं वो ईरान गए। एक बहुत बड़ा टेरर अटैक भी हुआ, पाकिस्तानी फोर्सेस के लोग मारे गए, उसके अंदर एक और कंटिन्यूएशन है सेकंड वॉर ऑन टेरर की। वो ईरान गए, उसके बाद तालिबान की भी स्टेटमेंट्स आई, कोर कमांडर्स का इजलास हुआ आज, उसकी स्टेटमेंट में भी क्रॉस बॉर्डर अटैक्स और सेफ हेवंस की बात की गई। तो जरा गिव अस एन ओवरव्यू ऑन दैट, एंड देन बिग पिक्चर, where do you see this going in terms of what the statement suggests so far? Okay, all right. So just in terms of the statement, if I could just sort of give me a little time to sort of open it up. आर्मी चीफ का जाहिर है जो दौरा होता है वो बहुत अहम होता है। उससे आपको चाहे वो अफगानिस्तान हो, सऊदी अरेबिया हो, ईरान हो या चीन हो, ये 4-5 होती है, अमेरिका हो, ये कुछ 4-5 ममालिक होते हैं जिससे आपको वो क्या करना चाहते हैं उसे अंदाजा होता है। ये मेरे ख्याल में आसिम मुनीर साहब का पहला दौरा था ईरान का। आई मे बी रॉन्ग एंड लेट मी जस्ट reconfirm as well. But just to sort of taking a bit of a readout, जो उन्होंने बात की थी कि उनका एक 2 रोजा दौरा था, और उस वक्त जाहिर है उन्होंने वहाँ जो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ऑफ आर्म फोर्सेस उनसे मुलाकात भी की। दहशत गर्दी जो था टॉप ऑफ माइंड था, व्हिच इज रियली इम्पोर्टेंट गिवन कि अफगानिस्तान से हमारे जो जब से अफगान तालिबान आए हैं, अबाउट 80% increase in attacks, particularly this year in 2023. We also have to consider that there's a जो बलूचिस्तान ईरान का ये सारा जो बॉर्डर है also as is incredibly porous, वहाँ fencing भी relatively कम है compared to obviously खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से और ईरान अफगानिस्तान के साथ। there's also obviously Shia and Sunni sectarian violence crossover भी होता रहता है। BLA का भी इशू साथ साथ रहता है। ईरान को भी हमारी तरफ से काफी ज्यादा मसाइल भी रहते हैं। So I mean this is important for many reasons. उनको guard of honor दिया गया, and that's pretty much all that we got from the press release. But we know that the sort of top in mind was terrorism. But we also have to bear in mind that जो मौजूदा हुकूमत है वो भी कुछ चाहते हैं कि ईरान के साथ गैस पाइपलाइन का मामला जो है वो हल किया जाए। That
could also have played a role as well, may اور have اس come پہ into discussion. گیس پائپ لائن پہ ریلی کوئکلی فار دی آڈینس، ایران تھریٹن کر رہا ہے آربیٹریشن اور پینلٹیز ان بلینز آف ڈالرز ٹرمز فار پاکستان's failure according to the Iranian side to construct the pipeline on time. So I mean, these are other issues that have been talked about, could have been talked about as well. اس لیے میں اس لیے بات یہ کر رہی ہوں کیونکہ اس وقت جو military establishment ہے, their interest in the special investment and General Asim Muni's inclusion in the special investment facilitation council has something to do with it as well. ایک طرف agriculture ہے, ایک طرف investment ہے, one stop window ہے, جس میں آپ کے ڈیفینس پروڈکشن, منرلز, مائننگ, اینڈ وی ہیو ٹو بیئر ان مائنڈ بلوچستان از obviously ہب. وہاں ریکو ڈک بھی آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ بھی سیٹل ہوا تھا. So you know, all of these issues, I think it wouldn't just have been about terrorism. These obviously have a bearing on all of this. That is top of mind for the army establishment, military establishment at the moment, led by General Asim Munir. تھینک یو فار دیٹ امبر. اور پھر یہ کنیکٹڈ ہے آج کی کور کمانڈرز کی اسٹیٹمنٹ سے, جو کہ اگین ایشو کی گئی. SIFC کا ذکر اس کے اندر آیا, ٹیررزم کا بھی ذکر اس کے اندر آیا, اور اگین ایک طرح سے دیر از بین اے flurry of I would say statements and claims and counter claims between the Afghan Taliban and the Pakistani side. خواجہ آصف نے بھی آپ نے پہلے کہا کہ وہ بیان زیادہ دیتے رہتے ہیں, انہوں نے بھی بیان دیا. طالبان نے کہا کہ بھائی اگر آپ کے پاس ایویڈنس ہے کہ TTP کے لوگ ہمارے یہاں موجود ہیں تو آپ وہ شیئر کریں اور غلط بیانی نہ کریں. پھر آج آرمی چیف نے جو کور کمانڈر کی کانفرنس کی جو اسٹیٹمنٹ آئی اس پہ کہا کہ and I will read this, it's in English, quote, the sanctuaries and liberty of action available to the terrorists of proscribed TTP and other groups of that ilk in a neighboring country and availability of latest weapons to the terrorists were noted as major reasons impacting security of Pakistan, end quote. تو اگین یہ جو escalation ہے یہ ہو رہی ہے, کراس بارڈر ریڈز کی بات کی جا رہی ہے, اور جو لوگ کچھ مہینوں پہلے سوچ رہے تھے کہ کابل میں طالبان کی حکومت آنے سے پاکستان کے جو سیکیورٹی کنسرنز ہیں وہ کم ہو جائیں گے, وہ غلط ثابت ہوئے. وہ لوگ ایک طرح سے کچھ سیگمنٹس میں لوگ سیلیبریٹ کر رہے تھے, وہ اب ریکنسیڈر کر رہے ہیں اپنی پوزیشن, انکلوڈنگ خواجہ آصف, جنہوں نے ایک بڑا فیمس سا ٹویٹ بھی کیا تھا کہ بیسکلی ٹاکنگ اباؤٹ کہ کون جیتا اور کون ہارا. انہوں نے کوئی ریلیجس ریفرنسز. ویسے ہم عمران خان کی تنقید تو کرتے ہیں, لیکن خواجہ آصف بھی کوئی کم نہیں تھا. بالکل بالکل. تو اب وہ جو ہے الگ پوزیشن لے رہے ہیں. اگین آئی تھنک مین اسٹریم میں اس پہ اس کانفلکٹ پہ اتنی بات نہیں ہوتی, اور ایک طرح سے بڑا ہالو قسم کا انالیسز ہوتا ہے کہ جی دس از لنک ٹو پشتون ٹریڈیشنز آف ریونج اور ملیٹنٹس, گڈ ملیٹنٹس, بیڈ ملیٹنٹس ایٹسٹرا. It's a lot more complicated than that. And if you look at the ideology of the TTP, وہ بیعت ہی تحریک طالبان افغانستان کی لیتے ہیں, TTA کی لیتے ہیں, ان کی ایڈیالوجی پہ, ان کے امیر پہ لیتے ہیں. تو یہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ there are different groups, I think they need to reconsider their view as well. آگے بڑھتے ہیں. SIFC پہ بھی یہ اسٹیٹمنٹ, کور کمانڈرز کی اسٹیٹمنٹ میں اس پہ بات کی گئی. اس پہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ حکومت نے انہیں اپرائز کیا ہے اکنامک ریوائول پلان کے اوپر, اور آرمی کا کردار کیا ہوگا ان کوٹ اپلفٹنگ ایگریکلچر, IT, mining and mineral and defense production sectors under the ambit of Special Investment Facilitation Council SIFC, end quote. تو بیسکلی فوج جو ہے وہ زراعت کے شعبے سے لے کر IT تک جو ہے وہ مدد کرے گی حکومت پاکستان کی, مینجمنٹ اور ٹیکنیکل ایکسپرٹیز پرووائڈ کرے گی. اور اس کا ایک ہم نے ایویڈنس آج دیکھا کہ لاہور ہائی کورٹ نے جو پہلے ایک 47,000 ایکڑ کی زمین جو کیئر ٹیکر حکومت نے الاٹ کی تھی فوج کو زراعت کے لیے, کمرشل فارمنگ کے لیے, وہ اس آرڈر کو اوورٹرن کیا اور کہا کہ یہ بالکل جائز کام ہے اور اس پہ آپ روک نہیں سکتے پاک فوج کو اپنا مثبت کردار ادا کرنے سے. تو ٹھیک ہے, چلیں یہ بھی اب دیکھیں گے کہ ملٹری انک اور کتنا آگے بڑھتا ہے. Yeah, no, I think the military has a bit of a history. اگر آپ اکاڑا کے فارمز کی ہسٹری دیکھیں, جس طریقے سے زمینیں لے گئی تھیں اور کس طرح سے جو اعتراضات کر رہے تھے اور جو یونینز اور جو پارٹیز ساتھ دے رہی تھی,
उनको क्रश किया गया था, बल्कि जो ओकारा फार्म्स का जो बहुत देर से उनको जेल भी किया गया था. One of the leaders actually joined the PTI when he very recently as well. But yeah, I think that हमने काफी डिटेल में डिस्कशन कर ली थी. I thought it would be interesting to see कि जो argument दी गई थी against the military and its role in commercial farming and its control over that land. एक argument ये दी गई थी कि ये फैसला जो मौजूदा हुकूमत है यानी कि केयर टेकर गवर्नमेंट इन पंजाब नहीं ले सकती, बिकॉज उनके पास वो अथॉरिटी नहीं है. देयर ओनली जॉब ha was to hold elections. Yes, they didn't hold elections and we're still wondering whether there will be elections. But unfortunately, obviously, जब मानना होता है ताकतवर की बात तो फिर मानी जाती है. आई थिंक बिल्कुल. अच्छा, एक बात अंबर, इस पे जो मानने की, उससे याद आई, शहबाज राणा ने बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट की कि SIFC पे एक्साइटमेंट तो बहुत है लेकिन बेचारों का बजट अभी तक अप्रूव नहीं हुआ, तो वो बजट अप्रूवल जो है वो फंसा हुआ है. तो ये बात मनवा अभी तक तो नहीं सके और उस पर सप्लीमेंट्री ग्रांट के ऊपर बहस चल रही है. मेरे ख्याल में गालिबन 400 मिलियन रुपए का बजट मांगा गया है SIFC को ऑपरेशनलाइज करने के लिए, यानी कि 40 करोड़ बनते हैं जी. तो वो उसके लिए जो है अभी तक फंड्स अलॉट नहीं किए गए, लेकिन बातचीत जो है और ज़मीनों की अलॉटमेंट और एग्रीकल्चर, IT, माइनिंग, ये सारी बातें चल रही हैं. और मुझे जो एक चिड़िया है उसने खबर दी है कि एक तरह से एक लिस्ट बनाई जा रही है प्रोजेक्ट्स की जो कि SIFC के एम्बिट के अंदर फॉल करेंगी और उसके थ्रू फिर जो है मिलिट्री इंक की जो चॉइस कंग्लोमरेट्स हैं या बिजनेसेस हैं उनको ये ठेके दिए जाएंगे. ये नई बात नहीं है. पाकिस्तान की तारीख में फौजियों को और फौजी ऑर्गेनाइजेशंस को बहुत सारे ठेके दिए गए. FWO को फॉर एग्जांपल टोल कलेक्शन का वो दिया गया खान साहब की हुकूमत में बगैर बिड के. इसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स आप रिंग रोड से ले जाके टनल्स तक देखें तो उस पर भी FWO वगैरह पेश होते हैं. तो ये भी एक नया जो है वो काम चलने जा रहा है. और मुझे यही खदशा है कि अगर केयरटेकर की मुद्दत बढ़ाई जाती है पोस्ट नवंबर तो काफी जल्दी काफी सारे काम हो जाएंगे. Yes. I mean, I think it isn't surprising, to be honest, कि जो लाहौर हाई कोर्ट है वो मान भी गई है. Again, as I pointed out, कि ताकतवर जो होता है फिर जाहिर है eventually they bow down. It's unfortunate because I think it was refreshing to see the Lahore High Court take a stand as well. इस बार डॉक्टर जो चीफ जस्टिस हैं नजफी साहब, उन्होंने वापस ये जो एकर्स कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर फार्मिंग का जो ठेका है वो फौज को वापस दे दिया है. Shall we move on? Yes, winners and losers पे चलते हैं. Amber, why don't we start with you today? Okay, all right. So my winner, I have to say, for once, I think it would be India. उनका एक spacecraft है, which is actually sort of, I think, the fourth country in the world that's managed to land a craft in a difficult part of the moon. इसका नाम Chandrayaan-3 है. Mooncraft इसका नाम है संस्कृत में. And I think the full marks to Satish Dhawan Space Center, which managed to successfully land this and put India's national flag on the moon. I think Pakistan में आप again just sort of continuing on the same theme as well. एक हमारे पास एक इदारा है सुपार्को के नाम से, बहुत सालों से operational है. I believe the late great Nobel winning scientist was the one who set it up. It's now in the hands of usually in the hands of former military officers, and really I think that India ने 2019 में they had actually failed one of the attempted landings. और उस वक्त मुझे याद है कि फवाद चौधरी साहब जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वजीर थे बहुत मजाक उड़ाया था. और कुछ अल्फाज अगर in fact I would say that he would be the loser. I mean, he's admitted that he shouldn't have made fun of India, but उन्होंने जो थोड़ा सा मजाक ये भी उड़ाया था कि ये कह रहे थे कि आपको चांद देखने के लिए चांद जाने की क्या जरूरत है, and several other things. मुफ्ती मुनीर की दूरबीन लगा के देख लें.
हाँ, तो बस देख लिया उन्होंने उस वक्त वो ये भी ऐलान किया था कि वो 2022 तक पाकिस्तान में पहला एस्ट्रोनॉट भी भेजेंगे. So I think he's a bit of a loser for promising something that these space programs take years and decades, but really we weren't there. So to make that announcement and then to make fun of India for failing in a landing, at a current moment, jahan we don't know what Fawad Chaudhry's political future is, makes him a bit of a loser, I think. जी बिल्कुल अंबर, और वो कहते हैं ना कि बातें करोड़ों की दुकान पकौड़ों की, तो ये वो वाला ही जो है सीन था कि बातें इतनी बड़ी बड़ी की गई, एंड में फवाद चौधरी साहब ने एक बड़ी अच्छी कोशिश की थी एटलीस्ट के मुफ्ती मुनीब से उनकी दूरबीन ले ली जाए और किसी साइंसी हाँ. तरीके से चांद का जो मसला है उसे एक बार रिजॉल्व किया जाए, लेकिन वो नहीं कर सके अनफॉर्चुनेटली. बट कोशिश उन्होंने की, सो कूडोज टू दैट. एंड आई थिंक अगेन but what India has pulled off, and in terms of its approach, low cost Mars पे भी उन्होंने missions भेजी हैं, low cost approach रखते हैं. इसरो पे काफी सालों से काफी सारा काम किया गया है. And again, it's encouraging to see global South countries sort of get ahead in the game as well, and show that if you have the right institutional makeup, the right funding, maybe not as much funding as everybody else, but the right set of people involved, good things can happen, and it's a proud moment for India. So kudos Indeed, to I mean, them. I would say कि just sort of taking off from what you were saying, it's not like कि पाकिस्तान में अगर interest या will हो, चीजें continue नहीं करती. I'm going to give you a couple of examples. I think the Lady Health Workers Program जो बेनजीर भुट्टो साहिबा ने 90 की दिहाई में शुरू किया था, इब्तिदा किया था, it's still continuing. It's still one of the best programs for community health care in Pakistan. आप अगर दूसरी तरफ देखें, जब पाकिस्तान को एक न्यूक्लियर प्रोग्राम चाहिए था, वो भी it continued irrespective of change of government or army leadership. You could disagree with it, like it, not like it, but it continues. It's not like annuity. It's Yes, no, I agree, and I think again, थोड़ी मैच्योरिटी अगर पॉजिटिव चीज़ों पे भी दिखाई जाए. आपने लेडी हेल्थ वर्कर्स का जिक्र किया, तो पूरी जो पोलियो की कैंपेन चली है इवेंचुअली आफ्टर फिट्स एंड स्टार्ट सक्सेस, उसमें हमने देखा एक तरह से विदाउट लेडी हेल्थ वर्कर्स it wouldn't have been half as easy. As it still was very difficult to run that campaign, but the lady health workers played a key role और अपनी जिंदगी दाव पे लगा के उन्होंने ये काम किया. So they're really heroes. And that's a program that the late Benazir put in place, and it continues to this day, and successive governments have tried to scale it and grow it because it has a positive impact. Moving ठीक on है, to उनकी कभी कभी तनख्वाहें उनको नहीं मिलती, लेकिन the point is that whenever I mean I've met them in all kinds of environments, they still continue to do great work. Yep, fully agreed. Moving on to my winners and losers, Amber, my winner, I have sports related winners. Surprise, surprise. Wimbledon ka final tha. On the Oh yeah. men's side, Carlos Alcaraz, 20-year-old from Spain, defeated Novak Djokovic. It was an amazing game, and basically signals a shift away from the big three in tennis towards the next generation, which Alcaraz is the leader among them. It was interesting to see. I think the statistic was that Carlos was probably 10 years old the last time Novak Djokovic lost on center court at Wimbledon. So you can just imagine a young kid playing tennis, wanting to be a superstar, seeing this undefeatable guy on television or on the courts, and now being on center court on a Sunday and beating him. It's an amazing achievement. And on the women's side, we had history made as well. Marketa won the Rusov from the Czech Republic. She won the championship and became the first unseeded woman to reach the final in 60 years of the history of the tournament. So again, huge achievement in that from somebody from the Czech Republic. Again, a small country. They have a really good football team and really athletic, but given their size, people don't really think of them as superpowers in the sports circuit. So fantastic achievement. So those were my winners. And my loser of the week, something we already talked about, is the Lahore High Court. कि आपने एक जो position ली on the land allotment, in my view, which was the right one, that the caretaker cannot give this land to anybody.
the reversal of that is again an indication that जो होना चाहिए वो हर दफा होता नहीं है इस मुल्क में. Yeah, and just as a reminder, Justice Bakar Najfi ने खदीजा शाह और दीगर की पिटिशन जो उनकी गिरफ्तारी और हिरासत के हवाले से चैलेंज की थी पिटिशन, उसको भी डिसमिस किया था. So I should probably not say more lest I be guilty of contempt. That is true. Chale, on that note, this is our episode for the week. Thank you for tuning in again. Please like, subscribe, and share our episodes with your friends and family. If you have comments or topics that we need to cover, please let us know in the comments or on Twitter. And until next week, Khudafis. Khudafis.